देखिए आज हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो सब्जेक्ट के जो है 2 वीडियोस और हो चुके हैं। पहले में मैंने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है कि किस तरह से जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन के नियम क्या क्या हैं। दूसरे वीडियो में मैंने जो है कुछ एक्सरसाइज थी, ठीक है, तो उस एक्सरसाइज को जो है सॉल्व कराया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाकर के जो है देख सकते हैं कि उससे जो है आपको जो है क्लियरिटी और ज़्यादा आएगी। ठीक, अब इस वीडियो में हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस का जो है वाक्य को अनुवाद करने का नियम, ठीक, तो देखिए सारे नियम वैसे ही रहेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। ठीक है, जैसे हम लोग पहले करते थे क्या कि सबसे पहले जो मैं अनुवाद करने का जो सबसे मूल नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये अनुवाद करने का सबसे मूल नियम है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट फिर वर्ब तब ऑब्जेक्ट आता है, और जो हिंदी वाले जो वाक्य होते हैं उसमें सबसे पहले कर्ता होता है, फिर उसके बाद जो है क्या कर्म होता है और फिर क्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए जो नकारात्मक सेंटेंस से मतलब क्या है, निगेटिव सेंटेंस से मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। ठीक, ये है मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो इसमें क्या नहीं की बात कर रहा है कि अगर कोई चीज़ नकारने वाली बात की जाए, है ना, नहीं आए, नहीं का भाव आए, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए उसमें भी देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को देख करके हम लोग क्या लगाएंगे, अगर नकारात्मक वाक्य है तो उसमें देखिए जिस चीज़ के साथ हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते थे उसके साथ हम लोग यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, और जिस चीज़ के साथ हम लोग यस या ईएस नहीं लगाते थे, जिस सब्जेक्ट में हम लोग यस या ईएस नहीं लगाते थे, वहाँ पे यहाँ पे नहीं की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, डू नॉट लिखी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद जो है डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करने के बाद फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब यस या ईएस जो वर्ब में हम लोग लगाते थे वो चूंकि यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, तो इसके बाद फिर वर्ब में हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि यस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना है। फिर उसी तरह से सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है तो उसके बाद उस अदर वर्ड का ट्रांसलेशन किया जाएगा। ठीक, देखिए इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में नहीं बताया था, तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर से क्या मतलब है। तो देखिए आई और वी ये दोनों क्या होते हैं, ये होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक, अब आई को देख करके क्या लगता है, आई का मतलब होता है मैं क्या है, एक वचन है, मैं क्या है, एक वचन है। वी से समझ में आता है कि ढेर सारे लोग हैं। ठीक है, उसी तरह से यू आपका क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। फिर ही, शी, इट, दे, ये क्या होते हैं, आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक नियम लिखवाया गया है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन हो, नॉर्मली हम लोग जो है हर जगह नियम देखेंगे कि बोलते हैं कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है या यस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आई को देखने से लगता है कि आई क्या है, एक वचन ही है भाई, मैं क्या हूँ, एक ही आदमी हूँ, तो मैं को देखने से क्या लग रहा है कि ये एक वचन है। फिर भी आई के साथ जो है डज नॉट नहीं लगता है ना, उसके साथ आई के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई के साथ जो है डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ही क्या है, एक वचन है, शी क्या है, एक वचन है, वह की बात कर रहा है तो वो क्या है, एक वचन ही है। ठीक, तो इन सब के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे आई है,
आई भी एक वचन है, लेकिन आई के साथ हम लोग क्या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते, आई के साथ हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रूल होता है दरअसल वो ये होता है कि यदि सिंगुलर नंबर है और वो थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, तब हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे या यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आई देखिए एक सिंगुलर तो है, एक वचन तो है, लेकिन क्या है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए आई के साथ हम लोग डू डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, आई के साथ हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में, कि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो अब हमें जैसे इसका ट्रांसलेशन करना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं है। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। ठीक, अब आई यहाँ पे देखिए आई वी यू दे, ठीक, और बहुवचन आई वी यू दे और बहुवचन के साथ यस या ईएस नहीं लगता है। और यहाँ पे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से ही है, शी है, इट है या एक वचन है तो इसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा या यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आई है, आई मतलब मैं। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब आपका क्या है, जाता हूँ। जाना क्या है, क्रिया है, तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, जाता हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नहीं आ गया सेंटेंस में। अगर नहीं होता तो हम लोग सीधे सीधे क्या करते, आई के बाद तुरंत वर्ब लिख देते, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटेंस में नहीं आ गया, तो आई के साथ अब आपको क्या करना है, क्योंकि आई के साथ यस या ईएस नहीं लगता है, ठीक है, और सेंटेंस में नहीं है, तो नहीं की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो है नहीं की अंग्रेजी यहाँ पे लगा देंगे डू नॉट। डू नॉट, और इसके ठीक बाद, डू नॉट के ठीक बाद जो है हम लोग वर्ब लगा देंगे। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया जाना का क्या होता है, गो। और गो के मैंने एक नियम और भी बताया है कि अगर जैसे गो जाने के बाद अगर जैसे जहाँ जाया जाता है वो दिया गया हो, यहाँ पे क्या है, स्कूल जाने की बात की जा रही है, ठीक है, तो गो के बाद क्या लगा देंगे, गो टू लगा देंगे। कहाँ जाता है, स्कूल। ठीक, और बाकी ये अदर वर्ड बच गया, रोज। तो रोज की इंग्लिश क्या होती है, डेली। तो पूरा ट्रांसलेशन क्या हो गया हमारा, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। मैं, ठीक है, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। उसी तरह से देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, सूर्य उत्तर में नहीं निकलता है। ये क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सूर्य। सूर्य हम क्या बताए थे कि सूर्य अगर कोई अनोखी चीज है, कोई प्राकृतिक चीज है, ठीक है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो सूरज की इंग्लिश लिखने से पहले हम लोग क्या लिख देंगे, द सन। ठीक है, चंद्रमा को क्या लिखेंगे, मून नहीं बोलेंगे, द मून बोलेंगे। ठीक है, पृथ्वी क्या बोलेंगे, द अर्थ बोलेंगे। तो द सन। फिर निकलना, निकलना की इंग्लिश क्या होती है, राइज। मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ ये सारी चीजें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नहीं की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे सेंटेंस में नहीं है तो नहीं की इंग्लिश होती है डू नॉट या डज नॉट। लेकिन यहाँ पे देखिए सन क्या है, सन आपका है एक वचन। ठीक है, तो सन एक वचन है, तो यहाँ पे सन के साथ जो है नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डज नॉट। ठीक, द सन डज नॉट। फिर अब जब डज नॉट लगा दिया तो हमें वर्ब में यस या यस लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। द सन डज नॉट राइज। ठीक, बाकी बच गया आपका उत्तर में। मे की अंग्रेजी होती है इन। ठीक, और ये उत्तर क्या है, उत्तर दिशा के बारे में बोल रहा है, तो उत्तर दिशा भी क्या है, अनोखी चीज है। ठीक है, तो उसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। द सन डज नॉट राइज इन द
और उत्तर का उत्तर की जो है, उत्तर दिशा की अंग्रेजी जो होती है क्या होती है? नॉर्थ। द सन डज नॉट राइज इन द नॉर्थ। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कुछ सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो इसको मैंने दे रखा है, इसको आप लोग देख करके इन सबको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक, और नहीं तो इसके बारे में, इसका जो ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए मैं अगला वीडियो बना करके उसमें मैं इसको अलग से करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए 1 से लेकर के करीब 15 तक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, और जो भी दिक्कत आएगी उसको अगले वीडियो से देख करके मिलान कर लीजिएगा। ठीक, बाकी कुछ नहीं आता है तो उस वीडियो में जो है आप देख लेंगे और कमेंट भी कर सकते हैं।